हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है आपके लिए। आपका पेपर है बिजनेस फाइनेंस का बहुत ही जल्द, तो उसी को लेके वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैंने बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ाने की कोशिश क्यों करूँगा बोला तो उसका रीज़न है टाइम आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और पढ़ने के लिए। तो आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चन करवा दूंगा जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को क्या करना एक बार देख लेना। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ वेबसाइट का लिंक दे दिया है आपको। ये मेरा कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया एमसीक्यू, ये किसी और के एमसीक्यू है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिंक भी चाहे तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बस मैं इस में जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको आपको समझाने की पूरी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। और आई होप सो इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्या आ जाए, कुछ क्वेश्चंस आ जाए। और फाइनली हम इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, वो किससे कंसर्न करता है, किससे रिलेट करता है। तो आपको याद रखना है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हमारे पास, उनको एक्वायर कैसे किया जाए और उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, वो काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। इतनी बात आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो कैसे एक्वायर किया जाए और उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, पहला ऑब्जेक्ट होता है, बोलो या मेनली कंसर्न करता है इससे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, बोलता है इन हिज ट्रेडिशनल रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर हम ट्रेडिशनल रोल की बात करें, मतलब जो परंपरागत चला आ रहा है, वो फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, एज ऑब्वियस आप ही सोचो, फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कैपिटल का सही यूज़ करना। तो अगर कोई मेरा फाइनेंशियल मैनेजर है तो मेरे पैसे की देखरेख करता है कि कितना पैसा किसको देना है, किससे कितना लेना है, पैसे का सही यूज़ कैसे करना है, ये कौन काम करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। तो सेम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल का काम कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजर करता है। अभी तो आज के ट्रेंड में इसके बहुत सारे काम हो गए, लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है ट्रेडिशनल काम क्या है, परंपरागत काम कौन सा है, पुराने जमाने का। जस्ट लाइक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी गोल देखिए, ये जितने भी है ना, ये सब ये इसके गोल है। यहाँ ये बात याद रखना, इसका प्राइमरी जो गोल है ना, अगर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है तो उसका एक ही गोल होता है, मेन पहला, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम और भी एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वापस क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू। जो कैपिटल बजटिंग है वो किससे रिलेट करती है, तो याद रखना जो कैपिटल बजटिंग होती है वो लॉन्ग टर्म असेट से क्या करती है, रिलेट करती है कि किस असेट्स को कब खरीदना चाहिए और किस असेट्स को खरीदने में फ़ायदा है। ये सब कहाँ पता चलता है, कैपिटल बजटिंग में पता चलता है। दूसरा लिखा है ए वे टू एनालाइज वेदर डेप्ट और लीज फाइनेंसिंग वुड बी प्रेफरेंसेबल इज टू। डेप्ट अच्छा है या लीज अच्छा है। फाइनेंसिंग, 2 तरीके के फाइनेंसिंग होती है, डेप्ट फाइनेंसिंग होती है, लीज फाइनेंसिंग होती है। कौन सा अच्छा है, इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का। किसका यूज़ करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, कि कंपेयर करते हैं डेप्ट में और लीज में। तो अगर इन दोनों में जो अच्छा होता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जिसकी अच्छी होती है, उसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखिए लिखा है कंपेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर ईच अल्टरनेटिव। दोनों की क्या निकालेंगे अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे यूजिंग द आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोरोइंग एज डिस्काउंट रेट। ठीक है, जो भी डिस्काउंट रेट होगा उसको एडजस्ट करते हुए हम इसका क्या करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी हम डेप्ट और लीज से अगर फाइनेंसिंग करते हैं तो हम सबसे पहले किसका यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जस्ट इनफ। बोलता है दिस टाइप ऑफ लीज दैट इंक्लूड द थर्ड पार्टी ए लैंडर इज कॉल्ड। अब ये पूछा है कि ऐसी कौन सी तरीके की लीज है जहाँ थर्ड पार्टी आती है। तो लीज के कुछ टाइप होते हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है आपके पास, पूरे के पूरे 4 टाइप के लीज के मेंशन किया है। बट आप याद रखना कि अगर थर्ड पार्टी कहीं आती है तो उसमें होता है लीवरेज लीज। कौन सी होता है, लीवरेज लीज। इतनी बात याद रखना, थर्ड पार्टी जहाँ आती है वो कौन सी, लीवरेज लीज होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है
बोलता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स, जो फ्यूचर वैल्यू होती है किसकी, इंटरेस्ट की, उसमें क्या होता है, तो याद रखना उसमें कंपाउंडिंग होता है। क्या होता है, कंपाउंडिंग। आपने कभी पढ़े होंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगाना, इंटरेस्ट लगाना। तो फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगाया जाता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है, इसलिए कौन सा रेट होता है वहाँ पे, कंपाउंडिंग रेट होता है। प्रेजेंट वैल्यू टेक्स, प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसमें डिस्काउंटिंग रेट बुलाते हैं प्रेजेंट वैल्यू को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स, फाइनेंशियल डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होता है, तो फाइनेंशियल कैश डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन में कैश का डिसीजन कैसे लेना है ये क्या होता है यहाँ पे डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये बोलता है क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है किसकी, फाइनेंस फंक्शन, उसमें क्या आता है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फाइनेंशिंग की उसमें एक ही चीज़ जो मेनली यूज़ होती है वो होती है राइजिंग। क्या होती है, राइजिंग। पुराने ज़माने में लोग पैसा कहाँ से उठाए, मतलब किससे पैसा मंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात करते थे। उसका मोबिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन या फाइनेंसिंग से कोई मतलब नहीं था। लोग पहले राइजिंग के ऊपर क्या देते थे, ध्यान देते थे। द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, तो जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसे हम बुलाते लिवरेज रेट। ठीक है, कंपनी की कैपिटल कॉस्ट को क्या बुलाया जाता है, लिवरेज रेट बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये है, क्वेश्चन नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिसाइडेड बाय। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डिसाइडेड बाय, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन डिसाइड करेगा, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। अगर शेयर होल्डर की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, और शेयर होल्डर की डिमांड कम है, लोग बेच रहे हैं शेयर, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल्स टू, जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है वो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के क्या होती है, बराबर होती है। ये बात याद रखना। देखिए मैं इनको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, बट अभी आपको बस छोटा छोटा पढ़ना है जितना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनमें से आपको एमसीक्यू मिलने के चांसेस ज़्यादा है और ये पूरा पार्ट थियोरेटिकल है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल पॉसिबल हुआ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप जरूर एक आधा वीडियो बना के मैं आपको क्या करवा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा है जो बीटा मेजर होता है, तो सिंपल याद रखना जो बीटा होता है ना वो इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट को बताता है। जो बीटा होता है वो किसको बताता है, इन्वेस्टमेंट की रिस्क को। थीटा होता है, थीटा मेजर होता है, डेल्टा मेजर होता है, तो सबके अपने अपने मेजर्स होते हैं। तो ये जो बीटा मेजर होता है वो किसको बताता है, इन्वेस्टमेंट की रिस्क को बताता है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है, बोलता है एक्सपेंशन ऑफ, मतलब आपको एक्सपेंशन बताना है किसका, CAPM का। जो CAPM होता है उसका मतलब होता है कॉस्ट असेस प्राइसिंग मॉडल। याद रखना कॉस्ट असेस प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म याद रखते चलिएगा। जो एक होता है मीडियम टर्म लोन्स जिसे हम MTNS भी बुलाते, उसकी मैच्योरिटी रेंज क्या होती है बोला। ठीक है, तो मीडियम जब बोला गया ना तो आपको समझना चाहिए कि 1 साल का नहीं होगा, 1 साल से ज़्यादा का हो जाएगा, तो पहला 1 ईयर वाला ऑप्शन हटा दो। 3 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, बट यह बोला है नॉट मोर देन, क्या बोला है ये 2 ईयर, तो 2 साल से कम मतलब 1 ही साल तो हुआ ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 30 ईयर्स। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। MTS की जो रेंज होती है ना मैच्योरिटी की, वो क्या होती है, 30 ईयर्स, 30 साल देखना। और यहाँ लिखा है ये जो थर्ड ऑप्शन था ना उसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, जो थर्ड ऑप्शन था वो 10 ईयर्स बट नॉट मोर बोला, 10 साल का होता है पर उससे ज़्यादा नहीं होता बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, थोड़े कन्फ्यूजन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए ये। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। ठीक है, UTI जो है उसका मेन पर्पस क्या है, तो सिंपल है कि क्या करना, मोबालाइज करना सेविंग ऑफ द लो एंड मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। जो छोटे लोग है या गरीब लोग है उनकी जो इनकम है उसको काय के मोड में लाती है, वो सेविंग के मोड में लाती है। तो ये किसका काम है, मेन UTI का काम है, तो ये याद रखना। द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज नॉट गॉट मर्जर विद द बैंक। जो फर्स्ट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसका मर्जर हुआ है एक बैंक के साथ, वो बैंक थी हमारी कौन सी, ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक का मर्जर हुआ था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। मर्जर होना मतलब क्या होता है, मर्ज होना मतलब होता है दो कंपनियों का एक साथ मिल के आना।
द मोस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत जल्दी कैलकुलेट की जाती है, रिटेन अर्निंग भी कैपिटल जल्दी हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो देखिए, आपको सबसे जो हार्ड काम होता है ना कैलकुलेटिंग करने का, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ये याद रखना, हार्ड काम जो होता है वो कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो वो है, बोलता है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुड, क्या होना चाहिए बोलता है? तो लीव द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक अनचेंज, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स को आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। तो आप याद रखना कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, मतलब जो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, लीव द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक अनचेंज, ऐसा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा कंसिडर कर लो। आईसीआईसी बैंक हमने बोले थे, उसमें ऊपर में क्वेश्चन आया था, तो आईसीआईसी बैंक कब बनी है? तो 1955 में बनी है, ठीक है। या कुछ आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खासकर सेबी के बारे में मिलेंगे आपको, तो ये बात याद रखना। मैंने सेबी का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, वो देखना। वहाँ मैंने एक और कैपिटल मार्केट के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, मनी मार्केट के ऊपर भी क्या बनाया हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे, इसी चैनल पे जिस चैनल पे आप वीडियोस देख रहे हो। तो एक बार इनको चेक करना, क्योंकि इनसे मल्टीपल क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अभी एमसीक्यू में यहाँ कवर होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैंने नहीं किया हो, लेकिन मैंने वो वीडियो आपके लिए स्पेशली बना के रखा था। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टू फॉर्म आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को बनाने का पर्पस क्या था? तो सिंपल है, आईसीआईसी को बनाने का जो मेन ऑप्शन पर्पस था, तो वो था वो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर का है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, तो हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है, तो उसके लेके एक लाइन हमेशा याद रखना है, फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट जो होती है, जो लिखा ही है, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है, ये लिखा है डू नॉट चेंज विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के वैल्यू के साथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, मतलब फिक्स कॉस्ट जो था वही की वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो लिखा है वो लिखा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट ए डेवलप एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू इंडियन सब्सिडीज। तो वो जो ऑब्जेक्ट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने का, वो था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या दे देना, लोन्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, टू इंडियन बिजनेसेस। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको लेके याद रखना, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो वेरी करती है किसके साथ, आउटपुट के साथ। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हो बहुत सारे वीडियोस में या क्लासेस में, ठीक है, तो आप एक बार उनको रेफर ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो याद रखना, वो आपका जो ईबीआईटी होता है, ठीक है, ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, याद रखना ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। तो वो होता है 1% चेंज विद द रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ऑप्शन नंबर क्या, ए। ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है उसको हम मेज़र करते हैं प्रोडक्शन रिस्क में, मैंने ऊपर में बताया था आपको बहुत तरीके की क्या होती है, रिस्क होती है। तो फाइनेंशियल जो लीवरेज होता है वो हमें क्या करता है, ये जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो हमें दो तरीके की रिस्क के बारे में बताता है। एक बताता है किसके बारे में, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। देखना याद रखना, ऑपरेटिंग किसके बारे में, प्रोडक्शन में, क्योंकि ऑपरेशन का काम कहाँ होता है, मतलब काम चलाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फाइनेंसिंग का मतलब होता है बिजनेस को चलाना, ठीक है, तो उसमें होता है आपका बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो थोड़ा सा अगर आप इनको मिलजुल कर पढ़ोगे तो आपको समझने में क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, बोलता है फाइनेंशियल लीवरेज इज आल्सो नोन एज। तो फाइनेंशियल लीवरेज को हम क्या बुलाते हैं, तो हम फाइनेंशियल लीवरेज को हम बुलाते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये बात याद रखिए आप। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो होल्ली ओन्ड बाय क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, जिसे हम IDBI बुलाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल अंडरटेकिंग है, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है ना
उसको बुलाते हैं ऑपरेटिंग कंपोजिट लिवरेज। क्या बुलाते हैं उसको? ऑपरेटिंग कंपोजिट लिवरेज बुलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन लेस सेल, अगर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दे, सेल माइनस कर दे, तो क्या आ जाता है? बोलता है ये ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है। जो IDBI है बोलता है वो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है? तो वो इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1964 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 याद रखना, 1964 में IDBI बनी है। दूसरा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक, कौन सी? आपकी IFCI, जो बनी है कब? 1948 में। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन करेगा और पूछेगा कि कौन सा चीज़ कब बनी है, खासकर सेबी और RBI। आपको इस वीडियो में शायद, मुझे नहीं लगता यहाँ MCQ में सेबी और RBI के बारे में ज़्यादा बात की गई है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर कि आप सेबी और RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, अगर टाइम होता तो मैं आपको ये सब चीज़ें करवा देता, लेकिन अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ के आप खुद ही करना अपने लेवल पे। ठीक है, देखिए, ऑन हिज ट्रेडिशनल रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हमने पहले पढ़ चुके इफिशिएंट मैनेजमेंट करना किसका? कैपिटल का। शेयर हैविंग द नो फेस वैल्यू आर नोन एज, अगर कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू नहीं है तो उसे बुलाते हैं डेप्ट इक्विटी स्टॉक। जिसके फेस वैल्यू नहीं होती, ऐसे शेयर भी होते हैं, उनको बुलाते हैं डेप्ट इक्विटी स्टॉक। दूसरा बोलता है ये फिक्स रेट का इज पेएबल ऑन इन डिबेंचर, तो जो फिक्स रेट होता है जो डिबेंचर के ऊपर लगता है वो जो होता है ये फिक्स रेट ऑफ ब्रोकरेज इज पेएबल ऑन डिबेंचर। गलत है, यहाँ ब्रोकरेज नहीं होगा, वो होता है क्या? हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हुआ है तो आप इसको कंसिडर कर लो, सी करवा लो। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज, जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होता है वो होता है आपका इक्वल टू द शेयर। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वो किसकी इक्वल होगा? आपका इक्वल होता है कंपेयर टू द शेयर, शेयर के बराबर होता है। आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओनरशिप सिक्योरिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये रिप्रेजेंट होती है सिक्योरिटीज। कॉरपोरेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ, जो कॉरपोरेशन है वो पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं है? पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस का पार्ट नहीं है कॉरपोरेशन। द मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट टास्क फॉर द मैनेजमेंट, तो आपका कैश का मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट टास्क होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो बोलता है जो फाइनेंस है, क्या है? फाइनेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है ये? तो फाइनेंशियल फंक्शन है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मनी मार्केट सिक्योरिटीज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, टी बिल आता है, ये बात याद रखना, ये भी आता है, कॉमर्शियल बिल भी आता है और सर्टिफिकेट का आता है, डिपॉजिट आता है। जो NSC आता है वो मनी मार्केट का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? बी आएगा। मैंने पहले ही बताया मनी मार्केट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने वो वीडियो को ना मैं एक काम भी कर दूंगा, वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पिन करवा दूंगा कमेंट के तौर पर, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो मनी मार्केट वाला और कैपिटल मार्केट वाला दोनों वीडियो क्या कर लेना, एक बार देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है हमारे पास जो EAR होता है उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो इक्विवेलेंट एन्युटी रेट, इसका क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, तो ये शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मैनेज करता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, तो फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, कंपाउंडिंग होता है। ये पहला क्वेश्चन था। देखिए, मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हो चुका है, जबकि मैं इसे 1 टाइम पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी ही पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद रहेंगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लो डिग्री रिस्क इन्वेस्टेड हेल्ड बाय द बिजनेस इज क्लासिफाइड एज, तो हमारे होते हैं जो लो डिग्री रिस्क होती है इन्वेस्टमेंट के, उन्हें हम बुलाते हैं म्यूचुअल फंड्स, और जिसे हम बुलाते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर अभी चाहे था, कंपाउंडिंग रेट होता है। आर फाइनेंशियल असेट्स, तो फाइनेंशियल असेट्स कौन सी है? बॉन्ड भी फाइनेंशियल असेट्स की कैटेगरी
नहीं, क्या पूछा एक्चुअली इसने, फाइनेंशियल असेट्स। तो याद रखना फाइनेंशियल असेट्स क्या होती है, ओनली स्टॉक हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। स्टॉक मतलब शेयर्स हमारे फाइनेंशियल असेट्स होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए थोड़े अच्छे रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। आर्बिट्रेज इज द लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्निक। तो जो आर्बिट्रेज होता है वो होता है नेट इनकम अप्रोच के ऊपर। जो होता है मॉडल वो होता है डिविडेंड के लिए, और ये ऑपरेटिंग और ट्रेडिशनली दो अप्रोच है आर्बिट्रेज करने की। दूसरी चीज़, ऑपरेटिंग इनकम एंड द डिस्काउंट रेट ऑफ द पर्टिकुलर रिस्क क्लास आर टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग। तो वो दो फैक्टर्स क्या है, तो ये जो है दो फैक्टर्स के ऊपर, तो इन दो फैक्टर को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। अब ये इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल जर्डन हो जाएगा, मुझे आपको थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताना पड़ेगा। क्या हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो आप याद रखना ऑपरेटिंग इनकम एंड डिस्काउंट रेट, ठीक है, रिस्क ऑफ द क्लास। तो मतलब ऑपरेटिंग इनकम एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया डिस्काउंट रेट ऑफ पर्टिकुलर रिस्क क्लास। ये दो फैक्टर है, ठीक है, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। अगर इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में क्या है, रिलेशन है, तो हम उसे बुलाते हैं डिपेंडेंस हाइपोथेसिस। और रिलेशन नहीं है तो समझ जाना वो क्या है, आपका इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस है। जस्ट मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ इसको समझने का, नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में मैंने आपको आया था ऊपर में, तो हमने बोले थे वो आपके अर्निंग बिफोर के कितना रहेगा, परसेंटेज के 1% के बराबर रहेगा। इबिटा ऊपर में आया था ना, अर्निंग बिफोर एंड टैक्स के बराबर रहेगा सेंसिटिविटी में। तो ऊपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार। अब तो एक और बार मैंने आपको बता भी दिया इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है प्रोफेबिलिटी के ऊपर। बोलता है द प्रोफेबिलिटी ऑफ द बैंकक्रप्ट इज हायर। क्या होती है, ओनली लीवर्ड फॉर्म में होती है। दूसरा जो है ये फॉर्म के टाइप्स होते हैं। हाँ, तो इसे मैंने पहले ही बोला, ये इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जस्ट आप उस ऑप्शन को कंसिडर करो, उस क्वेश्चन को कंसिडर करो, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। मेरी हमेशा आदत रही है कि उस क्वेश्चन को समझाओ और उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूँ, बट लैक ऑफ टाइमिंग ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि 150 के करीब करीब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। द डिसीजन टू इन्वेस्ट in a sustainable sum in any business venture expecting to earn a minimum return is called। तो अगर कोई बिजनेस फॉर्म है जो कम से कम क्या करना चाहता है, मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता है और अच्छा खासा एटलीस्ट मिनिमम रिटर्न चाहता है, नॉट ज़्यादा की बात नहीं कर रहा है, तो उसे बुलाते हैं सेल डिसीजन, ठीक है। ये क्या है आपका सेल डिसीजन बुलाया जाता है उसको। जो नेक्स्ट है बोलता है द अवेलेबल कैपिटल फंड्स आर टू बी केयरफुली अलोकेटेड अमॉन्ग द कॉम्पिटिटिंग प्रोजेक्ट बाय केयरफुल। एक्चुअली कुछ वर्ड मिस्टेक हो चुका है, देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रायोरिटाइजेशन लिखा है। हाँ, कुछ लग रहा है क्वेश्चन में, मुझे जस्ट थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, the amount available for the funding carefully allocated the among the compounding the project carefully and प्रायोरिटाइजेशन इज कॉल्ड। ओके, तो ये बोलता है कि आप जैसे आपके पास कुछ कैपिटल फंड है, ठीक है, इसको आपको अलोकेट करना है अलग अलग कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप जो प्राइवर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे, ठीक है, वो उससे बात हो रही है। तो मैंने आपको इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कैपिटल बजटिंग, मैंने बोला था आपके पास एक दो प्रोजेक्ट रहेंगे और उनमें से किसको सिलेक्ट करना है, इसका जो काम होता है वो किसका होता है, कैपिटल बजटिंग का होता है। तो सेम क्वेश्चन इसने थोड़ा अलग ढंग में क्या कर लिया, पूछ लिया, तो पूछने का तरीका बदल दिया। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन इंडिया कैन नॉट बी ऑब्जर्व ड्यू टू, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ड्यू टू क्यों नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। कैपिटल बजटिंग के ऊपर ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं। ये पे बैक पीरियड जो होता है इज सुपीरियर टू अदर मेथड इफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर इज, तो जो होता है वो होता है कंसिडर कैश फ्लो इन इट्स इंटायरली। मतलब क्या होता है, ये बोलना चाहता है कि पे बैक पीरियड किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होगा अदर मेथड से, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव क्या होता है उस इन्वेस्टर का, ये पूछा इसने। इफ द पे बैक इज बैड रूल, अगर पे बैक क्या है, बैड रूल है, तो द एवरेज रिटर्न ऑन बुक इज, उसको बोला जाएगा द बेस्ट, ठीक है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है,
इफ द पे बैक इज बैड रूल, द एवरेज रिटर्न ऑन बुक वैल्यू इज द बेस्ट। अगर आपका पे बैक क्या है, अच्छा नहीं आ रहा है पे बैक पीरियड, और आपका तो अगर ऐसा होता है तो जो एवरेज रिटर्न ऑन द बुक वैल्यू होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। मतलब एक तरीके से कंपेरेटिव क्वेश्चन बनाया गया है कि पे बैक पीरियड अगर अच्छा नहीं तो हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, तो हम ARR करके मेथड होती है एवरेज रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसके ऊपर ध्यान देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ पॉपुलरली मेथड विच फॉल्स, इसके अंदर क्या आता है बोलता है, मतलब क्या होता है, तो याद रखना कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आती है इक्वल विद इन द नॉट एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ये इसकी पॉपुलरली उसका नाम है एक, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम इस नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट, जब भी मैं थोड़ी देर पहले आपको ARR के बारे में बताया, तो सेम उसी की तरह हमारे पास एक और मेथड होती है हमारी IRR। याद रखना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ARR का मतलब क्या बताया था मैंने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बोलता है डिमेरिट्स है इसका, तो वो डिमेरिट्स क्या है इसका, तो वो है कि कैश इनफ्लो और नॉन कैश इनफ्लो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उनके बीच के डिफरेंस को नहीं बताता। नेट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, मतलब करंट लाइबिलिटी एक्चुअली नेट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर, अब यह टोटल पेएबल नहीं आना चाहिए, यहाँ जो गलत लिखा है वो क्या होना चाहिए, करंट लाइबिलिटी। इसका ऑप्शन भी क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत भी लिखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया, ये देखिए नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे आंसर करंट लाइबिलिटी बताया था, और देखो यहाँ पे उसका आंसर भी क्या आता है, करंट असेट्स माइनस क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो थोड़ा सा यहाँ गलत हो चुका है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे और ऑप्शन नंबर क्या मानोगे, बी मानोगे। देखिए नोट्स मेरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया, मैं एक वेबसाइट के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, बोलता है द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज कॉन्सन कॉन्सेप्ट। तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो मनी मेजर का क्या है, कॉन्सेप्ट पे क्या करती है, डिपेंड करता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलता है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो फॉल्स फेल, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर क्या है, कम है ज़्यादा है, तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आता है, तो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर फॉल्स होता है, कम होता है, ठीक है, गिरता है, तो आपका शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है। ठीक है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या आता है, बढ़ता जाता है, तो आपके पास गुड वर्किंग कैपिटल होती है। कांस्टेंट रहता है तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना थोड़ा सा। ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो देखो अगर बिजनेस का साइज क्या है, बड़ा है, द ग्रेटर साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट विल बी द रिक्वायर्ड द वर्किंग कैपिटल। देखिए अगर बिजनेस का साइज बड़ा है ना, तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल लगेंगी वो भी क्या लगेंगी, लार्ज ही लगेंगी। ग्रेटर बिजनेस यूनिट तो ग्रेटर कैपिटल। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर जो लग रहा है, या इस लोअर तो दिया है पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो उसका आंसर क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। जो वर्किंग कैपिटल बड़ा बिजनेस होता है तो उसकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, ज़्यादा ही होती है नॉर्मली। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है टाइपिंग एरर वगैरह, तो थोड़ा सा देख लेना बेटा आप लोग। द फिक्स पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल शुड बी जनरली फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल सोर्स। तो जो कैपिटल सोर्स होता है वो होता है बोरोड सोर्स। अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं बिजनेस में। द वैल्यू ऑफ सेल्स इज इन्फ्लुएंस बाय, तो वैल्यू ऑफ जो सेल होती है, वैल्यू ऑफ द सेल, एक्चुअली वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ द सेल, कि कितना सेल करना है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंपनी की फंड पॉलिसी के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। और देखो इन्फ्लुएंस बाय ये फॉर्म, यहाँ फाइनेंस पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, क्रेडिट पॉलिसी और प्रॉफिट पॉलिसी सबके ऊपर, और मेनली जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, फंड पॉलिसी। क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज़्यादा पैसा देंगे तो वो ज़्यादा सेल प्रोडक्शन करेंगे। अगर फंड पॉलिसी वाले अगर आपका पैसा ही नहीं देंगे, उतना रिजर्व रखा ही नहीं है आपके लिए पैसा, तो आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फैक्टरिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। जो फैक्टरिंग है वो किसका फॉर्म है बोलता है, तो जो फैक्टरिंग फॉर्म है हमारा वो किसका है, बोरोविंग का फॉर्म है। दूसरा फॉर्मूला ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला याद रखना वो होता है ये वाला,
इसको कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम केडी के हिसाब से बोलते हैं। केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। और ये मतलब एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, जस्ट रेफर दिस बेटा। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है। बोलता है ट्रेडिशनल थेरिस्ट बिलीव दैट, किसके ऊपर बिलीव करते थे, तो देयर एग्जिस्ट ऑन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते थे, पुराने वाले थेरिस्ट क्या करते थे, बिलीव करते थे ज़्यादा। ऑर्डर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होंगी वो किसकी होती है, आपकी सेलिंग की होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आई हैव डाउट वंस अगेन, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है मुझे लगता है वो परचेस ऑफ मटेरियल की होती है, ठीक है। एक बार मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर बी आना चाहिए, एक बार आप क्या करोगे बेटा, इसका क्रॉस चेक करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है। सो थोड़ा सा आप एक बार जिस क्वेश्चन में आपको डाउट्स आता है ना, आप उनको क्या कराना, अपने एंड पे भी क्या करा लेना, देख लेना। नेक्स्ट जो है हमारे पास बोलता है द पॉलिसी कंसर्निंग क्वार्टर्स ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड इज टर्म एज, द पॉलिसी ऑफ कंसर्निंग क्वार्टर्स ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टर्म एज, तो वो क्या होती है, आपकी प्रॉफिट पॉलिसी होती है, वो डिविडेंड पॉलिसी होती है, वो आपकी क्रेडिट पॉलिसी होती है, और वो आपकी रिजर्विंग पॉलिसी होती है। तो वंस अगेन ये भी गलत है, ये डिविडेंड पॉलिसी का क्या होता है, पार्ट होता है। द कंपनी मस्ट इम्प्लेंट द बोनस इशू डिसीजन विथ, तो ये 3 महीने के अंदर किसके साथ होता है, डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ होता है। तो ये क्वेश्चन ठीक है आपके लिए। एंड देन नेक्स्ट है जो हमारे पास बोलता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड पर, एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, तो याद रखना थोड़ा सा यहाँ लिखा गया है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी होती है वो होती है कौन सा, वेरिएबल डिविडेंड पर कांस्टेंट लिखा है या कंस्टेंट लिखा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप आउट कर लो, ठीक है, जाने दो 75 वाले को, देयर इज अ मिस्टेक। चलो दैट्स इनफ बेटा। आई थिंक मेरे पास एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास चार्ज नहीं है उतना, मैं आपको जो 75 अभी मैंने अभी आपको बता दिया, बचे वाले जो क्वेश्चन है मैं ट्राई करूँगा आपके लिए क्या करवा दूँ, बना दूँ। पर आप एक काम कर लेना, ये वेबसाइट की लिंक को मैं क्या कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप इसको क्या कर लेना, चेक कर लेना। क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ बेटा 150 क्वेश्चन का यह जो है, तो 150 क्वेश्चन का वीडियो बनाने में बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको 7% चार्जिंग पे अपलोड करूँगा तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपका पेपर कब है, कल है, बहुत सारे बच्चों का पेपर कल है, और आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा काम में बिजी था। तो फिर भी मैंने वेल ट्राई किया बेटा, 75% मैंने आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हुई है, एक बार चेक कर लेना आप अपने एंड पे। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप इंटरनेट से क्या करा लो, उसको एक बार कंफर्म करा लो, ठीक है। और मैं कल मॉर्निंग में एक आधा न्यूमेरिकल वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट एक बार क्या हो सके, क्लियर हो सके। वो क्वेश्चन मैं खुद डिज़ाइन करूंगा। चलो सो इतना ही रखते हैं। आप क्या करो, इस वीडियो को देख लो, और भी अपने जो नोट्स हैं उनको क्या कर लेना, रेफ़र कर लेना, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो आप मुझसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के कमेंट्स में अपना क्वेश्चन छोड़ देना बेटा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है।